Assalamu alaikum. Today we're going to start lecture number 11, and it's also the beginning for chapter number 6 for you guys. Now, what's the good thing about chapter number 6? What we're going to do from this point onwards is that we're going to change the direction of our course. अब तक हमने जितना कुछ पढ़ा that was generally about how a business is conducted. चाहे हमने types of businesses की बात की कि sole proprietor partnership होता है, या हमने business environment की बात की कि political legal environment होती है, या हमने international business की बात की कि जी businesses कैसे global business की तरफ जा सकते हैं, या हमने आपको general definition of business बताई. But what we were doing was that हम generally businesses को discuss कर रहे थे, या हम आपकी एक basis बना रहे थे कि जी जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं या एक बिजनेस के बारे में बात करते हैं, दैट इज व्हाट यू सपोज्ड टू डू. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, और वी कैन से कि जो हमारा सेकंड फेज है जो कि हम आज से स्टार्ट करेंगे, वी जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द मैनेजमेंट पोर्शन ऑफ द बिजनेस. Now, what do I mean when I say management? I basically mean कि आप बिजनेस को मैनेज कैसे करेंगे, आप बिजनेस के लिए किस तरीके से प्लान्स बनाएंगे, how will you do goal formation, आप strategies कैसे बनाएंगे, objectives क्या होते हैं. Similarly, we'll talk about कि जो आपकी resources होते हैं, चाहे वो physical हो, financial हो, human resources हो, आप उनको मैनेज कैसे करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, या उनको effectively और efficiently अपने बिजनेस में यूटिलाइज कैसे करेंगे. Then we'll further go on to discuss कि जी लीडरशिप या मोटिवेशन का क्या रोल होता है बिजनेस के सक्सेस में, एक इंडिविजुअल या एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, आप लोगों को हायर कैसे करेंगे, आप लोगों को सिलेक्ट कैसे करेंगे, आप उनको रिक्रूट कैसे करेंगे, आप एक लीडर जो है या जो एक एम्प्लॉयर है वो कैसे इफेक्टिव लीडर बन सकता है, कैसे लोगों को गोल्स दे सकता है और कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकता है ताकि वो उस गोल्स की फुलफिलमेंट की तरफ चले. एंड फाइनली वी गोइंग टू टॉक अबाउट कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग क्या चीज़ होती है और कंट्रोलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए. दैट इज व्हाट पार्ट 2 और द सेकेंड फेज ऑफ आवर कोर्स इज अबाउट, द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस. कि आप किसी भी बिजनेस कंसर्न को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कैसे करेंगे. ना जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं या मैनेजिंग की बात करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन these 4-5 things. Now what are these 4 things? These 4 things are basically, first आप बिजनेस को मैनेज कैसे करेंगे, आप प्लानिंग कैसे करेंगे, आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, आपके टैक्टिक्स क्या होते हैं, आपके स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या होते हैं, आपके कंटिजेंसी प्लान्स क्या होते हैं, आपके इमरजेंसी प्लान्स क्या होते हैं. परेशान होने की इस टाइम पर ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी गोइंग टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन डिटेल, सो यू डोंट रियली नीड टू वरी कि जी टीचर क्या बोले जा रही है, हमें तो कुछ नहीं पता. सेकेंड थिंग हम मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं या बिजनेस एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं. द थर्ड थिंग दैट वी गोइंग टू डू इज कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करते हैं, लेबर फोर्स को कैसे मैनेज करते हैं. एंड फाइनली वी गोइंग टू टॉक अबाउट कि आप मोटिवेट कैसे करेंगे, लोगों को पैट ऑन द बैक दे देंगे या उनको पैसे दे देंगे, क्या चीज़ होगी जिससे लोग मोटिवेट होंगे ज़्यादा काम की तरफ, या आप लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई या एम्प्लॉयज़ की नीड्स को सेटिस्फाई कैसे करेंगे, और एम्प्लॉयज़ को किस किस्म की लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे. सो दैट इज़ व्हाट आवर नेक्स्ट फेज ऑफ द कोर्स इज़ गोइंग टू बी. और अगले 4 चैप्टर्स जो हैं वो हम इन्हीं टॉपिक्स पर हम बात करेंगे और इन्हीं टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे. नाउ सबसे पहले डिस्कस करने से पहले व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू डिफाइन अ मैनेजर जो कि कल को आप बनेंगे, चाहे आप अपना बिजनेस चलाएं या किसी और कंपनी में काम करें. नाउ अ मैनेजर इज बेसिकली फर्स्ट थिंग कि मैनेजर की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है. ऑल ऑर्गेनाइजेशंस नीड अ मैनेजर, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न हो या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हो. हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर चाहिए. आपको मार्केटिंग मैनेजर चाहिए होता है, आपको सेल्स का मैनेजर चाहिए होता है, आपको ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर चाहिए होता है, आपको फाइनेंस का मैनेजर चाहिए होता है. इसके ऊपर जब हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CEO की बात करते हैं, वो भी एक मैनेजर होता है, लेकिन वो एक पूरी कंपनी का मैनेजर होता है. जब हम यूनिवर्सिटी में रेक्टर या वाइस चांसलर्स की बात करते हैं, वो भी एक मैनेजर होता है, बिकॉज वो पूरी यूनिवर्सिटी को मैनेज कर रहा होता है. अगर हम
ईदी फाउंडेशन की बात करें, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात करें, ही इज़ ऑल्सो अ मैनेजर बिकॉज ही इज़ मैनेजिंग हिज एंटायर ऑपरेशंस, या ही इज़ मैनेजिंग ऑल द चैरिटी वर्क दैट हिज ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है। सो इन शॉर्ट, चाहे कंपनी नेस्ले, यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड गैम्बल या IBM, माइक्रोसॉफ्ट हो, या कंपनी वो आपकी फ्रेंड जो कि घर में बेकिंग करके कपकेक्स को सेल करती है, इन दोनों एक्सट्रीम्स पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं, जो बिजनेसेस को चला रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, उन लोगों को आप मैनेजर्स कहते हैं। सो दैट इज अगेन, अ मैनेजर होता क्या है? अ मैनेजर इज बेसिकली अ पर्सन हु मैनेजेस। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स एक मैनेजर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करता है। वो फंक्शंस क्या होते हैं? वो बेसिकली 4 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। वो प्लान करता है, वो गोल्स बनाता है, वो स्ट्रैटेजी बनाता है, वो ये डायरेक्शन सेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की, वो ये बताता है काम को कैसे करना है, काम क्या है, काम को कैसे करना है और चीज़ को कैसे अचीव करना है। वो ऑर्गेनाइज करता है, वो कहता है कि जी इतने लोग चाहिए, इतने एम्प्लॉयज़ हायर करने, इतने एम्प्लॉयज़ फायर करने, इतने कंप्यूटर्स चाहिए, इतनी चेयर्स चाहिए, इतना मशीनरी चाहिए, इतना ये चाहिए, उतना वो चाहिए। वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करेगा, वो डायरेक्ट करेगा, लोगों को बताएगा कि क्या काम करना है, और फिर लोगों से ये भी पूछेगा कि भाई जो मैंने तुमको काम दिया क्या वो हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो वेरी गुड, और अगर नहीं हुआ तो यू विल थिंक सम अदर वे टू गेट दैट वर्क डन। एंड फाइनली वो कंट्रोल भी करता है कि अच्छा जो मैंने सोचा था या जो मैंने प्लान किया था, क्या मैंने एक्चुअली उसको अचीव कर लिया। अगर इस क्वेश्चन का आंसर येस है, देन द मैनेजर इज वेरी हैप्पी। और अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि नहीं जी जो मैंने सोचा था वो मैंने अचीव नहीं किया, तो फिर मैनेजर के लिए परेशान होने वाली सिचुएशन है, वे बाय द मैनेजर विल थिंक भाई क्यों नहीं अचीव किया, क्या गलती हुई, क्या मेरी ऑर्गेनाइजिंग खराब थी, क्या मेरी डायरेक्शन खराब थी, क्या मेरी प्लानिंग खराब थी। एंड देन अकॉर्डिंगली वजूहात देखकर, वजह मालूम करके वो जो है अपने लिए कंट्रोल करता है या एक और करेक्टिव मेजर्स या करेक्टिव एक्शंस लेता है। ना हम जब प्लानिंग की बात करेंगे, जो पहला फंक्शन है किसी भी मैनेजर का, उसमें सबसे पहले आपकी गोल फॉर्मेशन होती है या फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स होते हैं, या गोल्स बनाना होता है किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो एक बेकिंग कंपनी है जो कि घर से ऑपरेट कर रही है, या वो यूनिलीवर है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। नाउ गोल्स क्या चीज़ होती हैं? गोल्स इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स दैट अ बिजनेस होप्स टू अचीव, और गोल्स आर बेसिकली दैट एंड or that thing in very easy words, layman's के words में, एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा end result जो कि आपको अचीव करना है, उसको आप गोल कहते हैं। So if I say कि जी I need to make a dress for myself, that's a goal for me, because मैंने कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने खुद हाथ से स्टिच करके अपने लिए ड्रेस बनाना है। सो गोल इज एनी ऑब्जेक्टिव दैट अ कंपनी वुड लाइक टू अचीव। इट कुड बी कि जी मुझे अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो 15% से रेस करने हैं। इट कुड बी कि जी जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो मैंने 5% से कट करने हैं। इट कुड बी दैट आई वांट टू बी इन द टॉप 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। इट कुड बी एनी ऑब्जेक्टिव, इट कुड बी एनीथिंग दैट द कंपनी वांट्स टू अचीव इन द फ्यूचर। So goals are basically objectives that a company wants to achieve. अब गोल तो बना लिया, गोल तो सेट कर लिया कि जी I want to be in the top 500 companies of the world. Okay, अब क्या करेंगे? अब अगर हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे फिर तो हम कभी भी टॉप 500 कंपनीज में नहीं आ सकते। उसके लिए हम सोचना शुरू करते हैं, अच्छा मैं क्या करूं, मैं अपने ऑपरेशंस को क्या करूं। अगर मैं अभी 25 मुल्कों में हूं तो क्या मुझे और मुल्कों में एक्सपैंड करना है, क्या मुझे कॉस्ट कटिंग करनी है, क्या मुझे कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आनी है, क्या मुझे क्वालिटी पर फोकस करना है, क्या मेरे डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोई काम करना है। और जब आप एक्चुअली इन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, देन यू स्टार्ट मेकिंग अ स्ट्रैटेजी। नाउ स्ट्रैटेजी इज बेसिकली अ blueprint of how you can achieve your objectives or how you can achieve your goals. So when you want to become the top 500 companies of the world, you say कि जी I need to focus on quality. Quality के लिए मुझे ये सर्टिफिकेशन चाहिए, इस सर्टिफिकेशन के लिए मेरे एम्प्लॉयज़ को ये काम करना है, मुझे अपनी सेल्स इतनी इंक्रीज करनी है, सेल्स इंक्रीज करने के लिए नई प्रोडक्ट को लेकर आना है, इसके अलावा सेल्स
सेल्स मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को मार्केट करके अचीव करूंगा. आई वांट माय कस्टमर्स टू बी रियली सेटिस्फाइड विद माय कंपनी. कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए मैं एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पर दूंगा. आई वांट कि मेरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बड़ी अच्छी हो. आई वांट कि मेरी सेल्स के फिगर्स बड़े अच्छे हों. सो ऑल दीज थिंग्स दैट यू आर डूइंग व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग, अच्छा जी मैं 1 2 3 4 क्या स्टेप्स करूंगा टू अचीव माय गोल ऑफ बिकमिंग द टॉप 500 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज व्हाट strategy, or that is what your blueprints are. Again, another definition of a strategy is it's a broad plan for implementing the decisions made for achieving the goals. जो आपने decisions पहले ले लिए कि जी मुझे सबसे बड़ी कंपनी बनना है वर्ल्ड की, उसके लिए जब आप actions करना शुरू करते हैं, उसके लिए जब आप काम करना शुरू करते हैं, that is what we call as a strategy. Next up इसके जी आपकी अब स्ट्रैटेजी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं होती. ये नहीं होता कि जी स्ट्रैटेजी बना ली, काम खत्म, अल्लाह शुक्र, दैट्स अबाउट इट. देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज जो कि मल्टीपल लेवल्स पर इम्प्लीमेंट जो है वो हो रही होती हैं. द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट वी जनरली हैव इज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस और competitive strategy, and the last one is the functional strategy. Corporate strategy is basically जो कि कंपनी का ओवरऑल एटीट्यूड डिफाइन करती है, या कंपनी का ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रोथ डिफाइन करती है, या ये बताती है कि कंपनी अपना बिजनेस कैसे मैनेज करेगी. दैट इज व्हाट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज. सो जब आप अगेन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो होती है वो टॉप मोस्ट लेवल के मैनेजर्स बनाते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, या चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होता है, या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है. ये वो लोग होते हैं जो कि आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाते हैं. सो व्हेन वी से कि जी आवर गोल इज टू बी द टॉप 500 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज कि जी बिफोर आई बिकम द टॉप 500 कंपनी, आई विल become the top company in Pakistan. That is going to be a corporate strategy कि जी जो कि आपकी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करेगी, जो कि आपकी कंपनी की ग्रोथ को डिटरमिन करेगी, या आप अपना बिजनेस किस तरीके से मैनेज करेंगे उसको डिफाइन करेगी कि जी मैंने सबसे पहले टॉप कंपनी इन पाकिस्तान बनना है. उसके बाद कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के बाद आप बिजनेस या कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी बनाते हो, विच इज लेवल्स ऑफ बिजनेस यूनिट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग कंपेटिटिव पोजीशन. नाउ टू बिकम द टॉप कंपनी इन पाकिस्तान, दैट मीन्स आई नीड टू बी बेटर देन माई कॉम्पिटिशन. मैं किस तरीके से कंपटीशन से बेहतर होंगी, मुझे अपनी सेल्स इतनी इंक्रीज करनी है, मुझे अपने प्रॉफिट्स इतने इंक्रीज करने हैं, मुझे नई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आनी है, मुझे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे काम करना है, मुझे कोई नई मार्केटिंग की चीज सोचनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मेरी तरफ आए. दिस विल बी योर बिजनेस एंड कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी सो दैट आई एज अ कंपनी कैन डिफ्रेंशिएट माई सेल्फ फ्रॉम माई कॉम्पिटिशन, ताकि मेरे कस्टमर्स को या मेरे कंज्यूमर्स को पता हो कि ये कंपनी अपने कॉम्पिटिशन से बेहतर है. और जब मैं बेहतर होंगी then automatically it would mean that more sales, more profits and more customers will buy my products or the products that I'm bringing to the market. Then the third level of strategy that we have is the functional strategy, which is basically whereby the manager in specific areas decide how best to achieve goals by being productive. आपने corporate strategy set कर ली, आपने business strategy set कर ली, तीसरी चीज़ आप functional strategy set करेंगे. Now functional strategy department और unit specific होती है. आप कहते हो जी marketing department को अपने expenses इतने से cut करने हैं, inventory department ने अपनी जो wastage है उसको ख़त्म करना है, finance department को भी एक मिल जाता है कि जी फाइनेंस डिपार्टमेंट को इतने बजट में अपने काम पूरे करने हैं, या सेल्स 2% इंक्रीज करनी है. सो दैट इज व्हाट अ फंक्शनल स्ट्रैटेजी इज. अगेन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज मेड एट द टॉप लेवल, पूरे ऊपर के लेवल पर. बिजनेस और कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स बना रहे होते हैं, एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी जो स्पेसिफिक मैनेजर्स, जो यूनिट स्पेसिफिक मैनेजर्स होते हैं, या डिपार्टमेंट स्पेसिफिक मैनेजर्स होते हैं, या एरिया स्पेसिफिक मैनेजर्स होते हैं, वो बना रहे होंगे. सो द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी विल बी फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. द बिजनेस स्ट्रैटेजी विल बी फॉर लेट्स से स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए हो सकती है, या स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट्स के लिए हो सकती है. एंड देन फंक्शनल स्ट्रैटेजी विद द मोर फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया. आपकी सेल्स, आपकी मार्केटिंग, आपके फाइनेंस वाले क्या करें. अगेन बिजनेस स्ट्रैटेजी जो होती है वो कई दफ़ा वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं. फंक्शनल स्ट्रैटेजी जो होगी वो आपकी एरिया स्पेसिफिक होगी और बहुत टू द पॉइंट होगी, बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर एरिया पर फोकस कर रही
रही होगी. So these are basically the 3 different types of strategies that a manager can make. Now coming back कि जी गोल्स क्यों बनाना ज़रूरी है. ठीक हो गया, समझ में आता है कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दैट यू वांट टू अचीव. ये भी समझ में आ गया कि जी जब आप गोल्स बना लेते हैं तो आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बिकॉज गोल्स की अचीवमेंट जो है वो स्ट्रैटेजी के थ्रू है. जब अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो आप गोल्स अचीव नहीं करेंगे. जब आप एक दफ़ा स्ट्रैटेजी इज जस्ट अ वे टू अचीव योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट. नाउ गोल्स हम क्यों बनाएं, क्या वजह गोल्स बनाने की. गोल्स बनाने की सबसे पहली वजह, इट गिव्स इंडिविजुअल और इट गिव्स अ कॉर्पोरेशन डायरेक्शन एंड गाइडेंस. अगर गोल नहीं होगा तो आप एमलेस हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपको क्या अचीव करना है. यू जस्ट डोंट नो वे यू वांट टू बी. सिमिलरली अगर कंपनी कोई गोल नहीं बनाती तो फिर सब ठीक है, चाहे वो 1000 का प्रॉफिट बनाए या वो 5000 का प्रॉफिट बनाए या वो ₹1,00,000 का प्रॉफिट बनाए या वो 1 मिलियन का प्रॉफिट बनाए, एवरीथिंग इज फाइन. लेकिन अगर आपने अपने लिए गोल सेट किया है कि मुझे 5 मिलियन का एनुअल प्रॉफिट चाहिए है, उस केस में 1000 भी अनएक्सेप्टेबल है, 5000 भी अनएक्सेप्टेबल है, 1,00,000 भी अनएक्सेप्टेबल है और 1 मिलियन भी अनएक्सेप्टेबल है. फिर आपको 5 मिलियन ही चाहिए. यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आपको क्या चाहिए और आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपने के लिए. सो आपको डायरेक्शन सेट हो जाती है, आपके सामने एक रास्ता आ जाता है, आपके सामने एक पाथ आ जाती है कि भाई मैं ये करूँगा तो मेरा गोल और जो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा. सिमिलरली जब आपके पास एक स्पेसिफिक गोल और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, आपके चांसेस ऑफ एरर जो हैं कि जी गलतियाँ होंगी वो कम हो जाती हैं, गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं रहती. So the very first reason for making goals is that you need to have goals because it gives you direction and it gives you guidance. Next, resource allocation. आपको ये पता चल जाता है जब हम resource allocation की बात करते हैं कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन से projects को ज़्यादा resources देनी है. अगर एक particular project जो है वो growing project है तो automatically जब आप growing projects की बात करेंगे तो आप ये भी बात करेंगे कि जी उसको पैसे ज़्यादा चाहिए, उसको financial resources ज़्यादा चाहिए, आप उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू जाते हो. एक ऐसा प्रोजेक्ट आपकी कंपनी करी है जिसमें जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, जो कि आपको मालूम है कि जी आपकी कंपनी के लिए बड़ा अच्छा होगा, अगेन उस केस में आप उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू जाते हो. सो व्हेन यू हैव गोल्स, सो आपको पता होता है कि आपने किसकी तरफ, बिकॉज गोल्स को अचीव करने के लिए वेरियस लोग काम कर रहे होंगे, वेरियस प्रोजेक्ट साथ चल रहे होंगे, वेरियस डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होंगे, एंड यू विल नो एग्जैक्टली कौन से डिपार्टमेंट है, कौन से प्रोजेक्ट है, कौन से काम में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है या ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है. ऑब्वियसली आप उस चीज़ को उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. The third thing that goals do is they define corporate culture. For example, General Electric, it's a big company, GE, right? उसका जी जो गोल है वो ये है कि उसकी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो चीज़ वो प्रोड्यूस करें, जितने उसके डिविजन्स काम करें, दे शुड बी द नंबर 1 डिवीजन इन द एंटायर वर्ल्ड. अब जब ये गोल कंपनी सेट कर लेती है तो उसका कॉर्पोरेट कल्चर ऑटोमेटिकली एक प्रेशर ओरिएंटेड कॉर्पोरेट कल्चर हो जाता है, जहाँ पर कंपनी अपनी गोल सेटिंग से अपने बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को ये बताती है कि जी वी वांट टू बी द बेस्ट. And to be the best, that means that you need to produce things which are very good. You need to produce things which are without errors and without faults. And there you have to be second to none. इस किस्म का आपका जब कल्चर ही ऐसा डिफाइन होगा जहाँ पर हाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो प्रेशर बिल्डिंग जो होगी तो दैट मीन्स के पीपल हु विल डू वर्क विल बी रिवॉर्डेड एंड पीपल हु विल नॉट डू वर्क और हु आर नॉट विलिंग टू डू वर्क विल ऑटोमेटिकली बी किक्ड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली आपका जो गोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग जो है या कॉर्पोरेट कल्चर की जो सेटिंग है उसको बनाता है या उसको सेट करता है. देन यू असेस परफॉर्मेंस एज वेल. जब गोल ही नहीं होगा तो आप किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, बिकॉज अपनी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको किसी चीज़ से कंपेयर करें. अगर कंपैरिजन का पॉइंट ही नहीं है तो आप किससे उसको कंपेयर करेंगे, फिर तो आपकी जो भी परफॉर्मेंस होगी दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू यू. नाउ लेट्स जस्ट गिव यू अनदर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस. अब जो हम आपको एग्जांपल देंगे वो कंपनी से रिलेट नहीं करिए, वो आपसे या मुझसे रिलेट करिए. लेट्स से कि हम स्टडीज़ की बात करते हैं ना. अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं,
उस केस में अगर इफ़ यू डोंट हैव अ गोल फॉर योरसेल्फ, दैट लेट्स से कि आपके पास कोई गोल नहीं है, आपने ये नहीं सोचा हुआ दैट यू वांट टू गेट एन ए इन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। जब आपके पास कोई गोल नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल नॉट हैव एनी डायरेक्शन एंड यू विल नॉट हैव एनी गाइडेंस। ठीक है जी, कोई मसला नहीं, कोई भी ग्रेड आ जाए तो चलेगा, डी आ जाए, सी आ जाए, बी माइनस आ जाए, इट डजंट मैटर रियली। सो यू विल नॉट हैव अ डायरेक्शन, यू विल नॉट हैव अ पाथ कि जी मुझे क्या करना है ए लेने के लिए, मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे कितनी असाइनमेंट्स करनी है, मुझे कितने क्विजेस देने हैं, मुझे कितनी प्रेजेंटेशंस करनी है। यू विल नॉट हैव दैट पाथ इन फ्रंट ऑफ यू दैट विल हेल्प यू टू गेट एन ए, जो कि आपका गोल होता अगर होता। नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्स एलोकेशन भी नहीं होगी। भाई गोल तो कोई है नहीं, कोई ए नहीं लेना, कोई कुछ भी ग्रेड चलेगा। यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू यू डोंट नो वेयर यू वांट टू बी, यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू गेट। उस केस में फिर रिसोर्स एलोकेशन नहीं होगी। आपका सोने का टाइम डिफाइन नहीं होगा, आपका जागने का डिफाइन नहीं होगा, आपका खेलने का डिफाइन नहीं होगा। आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने कितने घंटे सोना है और फिर कितने घंटे पढ़ना है और फिर कितने घंटे खेलना है और फिर कितने घंटे इंटरनेट पर बैठना है या कंप्यूटर के साथ बैठना है या कंप्यूटर को यूज करना है। सो आपकी रिसोर्स एलोकेशन कंप्लीटली इट विल गो हेवायर। यू विल जस्ट डोंट नो कि जी मैं किस तरीके से अपनी रिसोर्सेज को मैनेज करूं। अगेन कॉर्पोरेट कल्चर भी आपका कॉर्पोरेट कल्चर आपका इंडिविजुअल कल्चर नहीं बनेगा। You will be sleeping for the entire day. जब पेपर से पहले आप क्रैमिंग कर रहे होंगे, रात को 24 घंटे जाग रहे होंगे, 24 घंटे जागेंगे तो नींद पूरी नहीं होगी तो खाना सही से नहीं खाएंगे, तो और बहुत सारे मसले आपको हो जाएंगे। सो बेसिकली आपका जो इंडिविजुअल कल्चर है वो ही डिफाइन नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी गोल फॉर्मेशन होती कि जी मुझे ए लेना है, उस केस में क्या होता, आपको पता होता कि आपने क्या करना है। रिसोर्सेज मैंने 8 घंटे सोना है, मैंने 5 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा खेलना है और 2 घंटे कंप्यूटर के साथ काम करना है। जब आपकी रिसोर्स एलोकेशन हो जाती है तो आपका कॉर्पोरेट कल्चर डिफाइन हो जाता है दैट यू आर सीरियस इन व्हाटएवर यू वांट टू डू। आप पर प्रेशर जरूर आता है बट वो प्रेशर मैनेजेबल प्रेशर होता है। यू वुड बी एबल टू नो कि व्हाट यू नीड टू डू एट व्हाट टाइम। एंड फाइनली जब आपका अगर गोल होता तो आप अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते थे। A+ लेना था, B+ आया, यार आई नीड टू वर्क अ लिटिल बिट, मैं शायद सो ज्यादा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई कम कर रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड अगर गोल ही नहीं होगा तो बस ठीक है, फिर D आए या B आए या C आए या F आए, इट डजंट रियली मैटर बिकॉज आप अपनी परफॉर्मेंस को किसके साथ कंपेयर करोगे। The very same thing happens in organizations as well. If they don't have a goal, they don't have a direction, their resource allocation will not be efficient and effective. The corporate culture कि किस तरीके से एक informal सा जो culture होता है वो सही तरीके से define नहीं होगा। और again performance assessment जो है वो बहुत problematic हो जाएगी और वो उसके बहुत सारे issues होंगे। Now जब भी हम goals की बात करते हैं, there are various types of goal set we have. The first type of goal that you have is a mission statement. Although a lot of time people says in a lot of other books जो हैं, अगर आप कोई और बुक खोलें बिजनेस के बारे में, उसमें भी मिशन स्टेटमेंट जो होगा वो गोल की टाइप नहीं होगी। मिशन स्टेटमेंट जो होता है वो बेसिकली होता है रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। कंपनी क्यों फॉर्म हुई है, कंपनी का क्या वजह है जिसकी वजह से हमने कंपनी फॉर्म की। सो मिशन स्टेटमेंट इज बेसिकली द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस, और इन अदर वर्ड्स why organization exists, same thing, and how it will operate. कंपनी क्यों बनी। इस केस में अगर आप if you have internet at your disposal, just write on Google examples of mission statement, और I think first या 2 hits में आता है कि जी different companies के different mission statements होती हैं। एक financial firm की क्या mission statement होगी, एक charity organization की क्या mission statement होगी, एक non government organization की क्या statement होगी, एक marketing company की क्या mission statement होगी। So आपको examples दे देता है different mission statements के। So do please go and read that. It should be very helpful to you to understand the concept of a mission statement. So generally speaking, mission statement बहुत specific नहीं होती है। Mission statement is just going to be कि कंपनी को क्या अचीव करना है। For example, अगर मेरी transportation की कंपनी है, so my mission statement can be that I am in a business of moving people and goods. That can be my mission statement कि जी मेरी ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है, my mission is to move people and goods from one place to another. अब I'm not being specific, I'm not saying कि मैं किस किस्म के लोगों को मूव करूंगी, या मेरे किराए कितने होंगे, या मैं कितनी मेरी बसेस होंगी, या मैं जब गुड्स की मूवमेंट की बात करती हूँ, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की बात करती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं किस किस्म की गुड्स को ट्रांसपोर्ट करूंगी या उनका वेट क्या होगा।
या वो कितनी उसका साइज क्या होगा. आई एम जस्ट सिंपली स्टेटिंग माई मिशन स्टेटमेंट, जिसके मैंने अपना बिजनेस इसलिए फॉर्म किया है क्योंकि मैं लोगों को, इंडिविजुअल्स को और गुड्स को, प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहती हूँ. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट. अगेन योर बुक सेज के जी गोल्स की एक टाइप मिशन स्टेटमेंट है, हो भी सकती है इन द सेंस के sort of basically generally tells you what you want to achieve, but it's not very specific. In other books, when you open other books, so mission statement जो है उसको हम अलग लेते हैं, उसको types of goals के अंदर शामिल नहीं करते. Anyways, in addition to mission statement, you have your long-term goals, you have your intermediate goals, and you have your short-term goals. The only differentiation is in the duration कि जी किस ड्यूरेशन का गोल है. इफ़ इट इज़ अ गोल जो कि 5 साल प्लस है कि या 5 साल में या 5 साल से ज़्यादा सालों में आपने अचीव करना है, इट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म गोल. इंटरमीडिएट गोल इज़ 1 to 5 years, एक ऐसा गोल जो कि आप 1 से 5 साल के अंदर अंदर अचीव कर सकते हैं, वो इंटरमीडिएट गोल हो जाता है. एंड शॉर्ट टर्म गोल्स are those goals which have a duration of less than a year. So when we say that I need to reduce my expenses, I need to reduce the expenses of the company, it becomes a short-term goal. When I say that I want to have a certification, ISO certification for my company, and I need to improve my processes for that matter, it becomes an intermediate goal. And when I say कि I want to be the #1 company of Pakistan, it becomes a long-term goal. So depending upon कि मैं goal को achieve कितने सालों में करूँगी, आपका लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट या शॉर्ट टर्म गोल होता है. अगेन जब हम गोल्स की बात करते हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस किस्म के गोल्स सेट करें. फॉर एग्जाम्पल, गोल्स शुड बी अचीवेबल. ठीक हो गया. ऐसा गोल कंपनी को सेट नहीं करना चाहिए जो कि कभी भी अचीव नहीं हो सकता, बिकॉज इफ इट बिकम्स एन अनअचीवेबल गोल, देन व्हाट विल हैपन इज के द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी विल बी डीमोटिवेटेड कि यार ये तो कभी हम अचीव ही नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा है इस पर काम करने का. A very small example, yes, I'm going a little off track, but just to explain to you a concept. For example, if there's a rope hanging from the ceiling, right, और वो इतनी ऊपर है कि आप उसको हाथ नहीं लगा सकते. So every time आप एक दफ़ा जंप करेंगे thinking कि I might be able to touch it or I might be able to catch it. You'll do it once, you'll do it twice, you'll do it 3 times. Fourth, you'll have a look at it and you'll say ये तो बहुत ऊंची है, it's too high, I can't reach it. And you'll say यार छोड़ो, कौन इसको पकड़ा, I'm just wasting my energy. On the other hand, if the rope is within that reach of yours, then एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4th time you might be able to get it, grasp it, hold it, and you will be really happy doing it. So goals should always be achievable. अगर goals unachievable हैं तो फिर वो कभी भी achieve नहीं हो सकेंगे, और फिर individuals जो उनको achieve करने की कोशिश कर रहे होंगे, they'll be a little unhappy as well कि यार किस किस्म की goal setting हो रही है. Second thing is that goals should be in quantitative terms and not qualitative terms. You should be very specific in your goals. I need to reduce my expenses by 2%. I need to increase my sales by 10%. I need to increase my profits by 15%. That is what quantitative goals are. On the other hand, you say, I need to increase my profits. Okay. How much? कितना ज़्यादा increase करेंगे? Maybe for me, a 50% increase in profit is what is required. Maybe for you, a 5% profit increase is good enough. So confusion पैदा हो जाएगी. आपके लिए 5%, मेरे लिए 50%. You and I will not be our way of thinking will not be the same. As a result of which, our way of working will not be the same as well. So it is very very important कि आपके जो goals हैं वो quantitative terms में हो और qualitative terms में नहीं हो. And then finally you need your goals to be measurable as well. आप उनको measure कर सकें कि आपने achieve किया है या नहीं achieve किया. और again, अगर quantitative terms में होंगे, only then they will be measurable. My company needs to have a profit increase of 10%. अगर 9% की इंक्रीज है तो मैं मेजर कर सकती हूँ कि 9% की इंक्रीज हुई, हमने 10% का कहा था, 1% का डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट गोल्स आर क्वांटिटेटिव, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट गोल्स आर अचीवेबल, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट गोल्स आर मेजरेबल एज वेल.
Now when we're talking goals, again हमने आपसे mission statement की बात की. I just gave you an example mission statement की. This is something that I've taken from the net. आप Unilever की website पर जाएंगे and this is the mission statement or the vision that they will give. We help people around the world meet everyday needs for nutrition, hygiene and well-being with brands that help people to look good, feel good and get more out of life. Again, as I said, a mission statement is a general statement of why a business exists. या business क्यों फॉर्म हुआ. यूनिलीवर ने अपनी मिशन स्टेटमेंट में ये बात नहीं की कि यूनिलीवर किस किस्म की प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आ रही है या उसके ब्रांड्स के नाम क्या हैं या वो कौन सी नीड को या कौन सी वांट को फुलफिल कर रही है. उसे एक जनरल स्टेटमेंट दी कि जी हम इसलिए एग्जिस्ट करते हैं सो दैट वी कैन मीट द हाइजीन नीड्स, द न्यूट्रिशन नीड्स एंड द वेलबींग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स and we want the people to look good, to feel good and to get more out of life. So this is an example of a mission statement. Again, if you write mission statement of Procter & Gamble, you'll get one. If you write mission statement of Nestle, you'll get one. If you write mission statement of Microsoft, you'll get one. So if you need more examples in terms of mission statement, just Google it and you'll find loads and lots of examples. Okay. नेक्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू डू इज़ ओके, हमने गोल्स की बात कर ली, गोल्स की इंपॉर्टेंस की बात कर ली, गोल्स की टाइप्स की बात कर ली, स्ट्रैटेजी की भी बात कर ली. अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि गोल्स कैसे बनाते हैं और कैसे होने चाहिए, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है. हमने स्ट्रैटेजी को भी डिफाइन किया, बट अब हम बात ये करेंगे कि स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं या स्ट्रैटेजी को बनाते कैसे हैं. Now the very first thing that you need to do when you're making a strategy is you need to set strategic goals. अब सवाल ये कि ये strategic goals कहाँ से आ गए. हमने तो organizational goals की बात की थी, right? हमने तो mission statement की बात की थी. होता क्या है? You have the mission statement, first step. Based on your mission statements, you make your organizational goals. And then based on your organizational goals, you make your strategic goals. So the very first thing that you do is you have your strategic goals. Now question is, what are strategic goals? Strategic goals are long term. They would have, again when I say long term, I automatically means more than 5 years, and they are derived from your mission statement. अब you can question me कि जी वो तो organizational goals है जिनको हम mission statement से derive कर रहे थे. Now all these things are interconnected with each other. Your organizational goals are derived from your mission statement. Your strategic goals are derived from your organizational goals. So automatically it means that your strategic goals are also derived from your mission statement as well. Now the next step that you do is you conduct a SWOT analysis. Let me do one thing first. Before I go on to other slides, let's just explain this particular figure to you. Then what I'm going to do is I'm going to explain individual items separately later on, and then at the end we're going to come back to this figure again so that we can sort of combine all the things together and give you a complete picture of what strategy formulation is. First thing हमने बात कर ली कि जी आप strategic goals set करते हो या strategic goals बनाते हो. Strategic goals again made from organizational goals, which is made from your mission statement. Next up is you analyze the organization and you analyze the environment. Now this entire portion that you have, this step number 2, is what we call as a SWOT analysis. SWOT, S-W-O-T. Right? Now what does SWOT stands for? S stands for strengths, W stands for weaknesses, O stands for opportunities, and T stands for threats. So what you do is you determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats for your company, and this is called as a SWOT analysis. Now you need to remember this, that your strengths and your weaknesses are always internal to the company. For example, you say कि आपके पास बहुत experienced और बहुत knowledgeable workforce है. That's a strength for your company. On the other hand, अगर वो workforce हर दूसरे महीने आपकी कंपनी को छोड़कर चली जाती है, that becomes a weakness for your company. आपके पास बहुत सारा आपका profit बहुत सारा आता है, that's a strength for your company. आपके पास cash shortage हो जाती है, that's a weakness for your company. आपके पास state of the art machinery है, that's a strength for your company. आपके पास outdated machinery है, that becomes a weakness for your company. So things, good or bad, which are internal to the company are called as strengths and weaknesses, and things, good or bad, which are external to the company are called as opportunities and weakness, opportunities and threats. So for example, आप एक बाहर आप
जाते हैं किसी और कंट्री में अपना बिजनेस लेकर, ग्लोबल बिजनेस की तरफ, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। आपको पता चलता है कि जी बांग्लादेश में आपकी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ऑन दी अदर हैंड, आपकी मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में और किसी और कंपनी ने वही प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी जो कि आप बना रहे हैं, मोर कॉम्पिटिशन, दैट्स अ थ्रेट फॉर यू। आपकी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है, दैट्स अ थ्रेट फॉर यू। सो गुड थिंग्स आउटसाइड योर कंपनी आर opportunities for your company, and bad things outside your company are threats for your company. Again, something that you really need to hammer into your heads is strengths and weaknesses are always internal to the company, and opportunities and threats are always external to the company. Now जब हम अपनी organization को analyze करेंगे, that means हम internal analysis कर रहे हैं, हम ये मालूम करें कि हमारी कंपनी की strengths क्या हैं और हमारी कंपनी की weaknesses क्या हैं, that's your organizational analysis. और जब आप environmental analysis करेंगे या आप अपनी एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, यू विल बी फोकसिंग ऑन द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज environmental analysis. जब आपने SWOT analysis कर लिया, which is all this, then what you do is you match your organizational analysis with your environmental analysis. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि you match your strengths with the opportunities and you try to get over your weaknesses and sort of make sure कि जो threats हैं वो आपकी कंपनी को adversely affect ना करें. So what you do in step number 3 is you basically start matching things together. मेरे पास बहुत knowledgeable workforce है जो कि information technology में बहुत ज़्यादा आगे. उस केस में मार्केट में there's a gap जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं है. सो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए, अपनी स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाते हुए, आई विल कंबाइन देम टुगेदर एंड ब्रिंग अ प्रोडक्ट जो कि IT रिलेटेड होगी. वीकनेस क्या है? मेरी वर्कफोर्स जो है वो बहुत जल्दी हमको छोड़ के किसी और कंपनी में चली जाती है. क्यों जाती है? शायद सैलरी कम है. आई नीड टू इंक्रीज द सैलरी सो दैट माई टर्न ओवर रेट रिड्यूसेस. दैट इज हाउ यू ओवरकम योर वीकनेसेस. थ्रेट क्या है? कॉम्पिटिशन ज़्यादा आ रहा है. कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है कि जी आई नीड टू फोकस मोर ऑन माई मार्केटिंग एफर्ट. आई नीड टू हैव मोर बजट फॉर माई एडवर्टाइजिंग कैंपेन सो दैट मेरे कस्टमर्स को मेरे प्रोडक्ट के बारे में या मेरी कंपनी के बारे में पता चलता रहे. सो दैट इज मैचिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स environment. Now once you have done step number 1 and step number 2 and step number 3, the final thing that you do is based on all these 3 previous steps you make a strategy कि जी अब मैंने अपने गोल को या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऐसे और ऐसे करना है. So that becomes a strategy. Now just explain to you this particular figure briefly. Now what we're going to do next is कि इसी चीज़ को हम लेकर चलेंगे और हम आपको इंडिविजुअल चीज़ें इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे. Now the first thing that we have is, again as I said earlier, that you need to define your organizational goals जो कि mission statement based होते हैं. Then you make your strategic goals जो कि long term होते हैं. Again आपकी top level जो top most level organization की होती है वो बनाती है और they are also derived from your mission statement. Then you talk about your strengths, your weaknesses, your opportunities and your threats, and this is what we call as a SWOT analysis. S for strengths, W for weaknesses, O for opportunities, and T for threats. Agreed? That means that strengths and weaknesses are internal to the company. Good. And opportunities and threats are external to the company. Very good. You're going to say I'm treating you like a 3-year-old, but never mind. That's how a teacher works. Okay, so this is what a SWOT analysis is. Good. We're okay with that. Good. Now this will be, when you're done with this, then you do an environmental analysis. Environmental analysis basically is that you analyze कि जो external environment में क्या opportunities हैं और external environment में क्या threats हैं. You figure that out. Then you go for an organizational analysis. That means that you assess your strengths and you assess your weaknesses. क्या strengths हैं, क्या weaknesses हैं. Once you're done with that, then what you do is you're matching your organization with
योर एनवायरनमेंट कि जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये स्ट्रेंथ है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है, ये कर सकती है, और मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी है, आई नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी यूजिंग माई स्ट्रेंथ, सो आई एम डूइंग दिस। अब जब आप मैचिंग की बात करते हो, जब कि जी अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेंथ्स को आपने मैच करना है या वीकनेसेस को देखना है और थ्रेट्स को भी यू डोंट वांट टू ओवर एक्सपोज योरसेल्फ टू द थ्रेट्स, उस केस में आप ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर डिटर्मिन होता है। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में वीकनेसेस बहुत सारी हैं और मार्केट में थ्रेट्स बहुत सारी हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंजर्वेटिवली बिहेव करेगी, बहुत कॉशियस होगी, बहुत कंट्रोल करेगी, कोई नई चीज़ मार्केट में लेकर नहीं आएगी, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, बस चीज़ें जैसी चल रही हैं टाइटली कंट्रोल करके वैसी चलती रहेंगी। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू हैव अ वेरी गुड स्ट्रेंथ एंड देयर इज अ वेरी गुड मार्केट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ, ऑटोमेटिकली यू बिकम अ रिस्क टेकर। मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये पता है कि मेरे अंदर ये चीज़ है, सो व्हाई नॉट, लेट्स गो डू इट, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्ट्रेंथ्स कितनी हैं, आप वीक कितने, आपकी व्हेन आई से आप, आई ऑटोमेटिकली मीन योर ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी मार्केट आपको क्या अपॉर्चुनिटी और क्या थ्रेट्स देती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर या कंजर्वेटिव हो सकता है जो कि इस एक्सट्रीम पर है, या बिल्कुल यू कैन गो फॉर हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी। सो अगेन SWOT analysis becomes a very important analysis for any particular company that you have. Now जब आप अगेन मैंने आपको एनवायरमेंटल एनालिसिस की बात कर दी और मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस की बात कर दी, एंड आई सेड दैट यू नीड टू मैच द टू टुगेदर टू सी हाउ कंपनी शुड बिहेव, शुड अ कंपनी बिहेव कंजर्वेटिवली और शुड अ कंपनी बिहेव इन अ मैनर वेयर बाय उसकी वो रिस्क अवर्सर ना हो जाए। Now these eyes that we have on our slide will basically show you कि जी किस perspective से आप किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। So when you're doing environmental analysis, that means when you're doing analysis of your companies, when you're doing analysis of the opportunities and the threats that your market gives, then what you're doing is from the inside of the organization, you're looking at the outside. ठीक है, the same thing कि जी आप अपनी खिड़की खोलें और अपनी खिड़की से बाहर देखें कि जी आज सूरज है या बारिश हो रही है, right? So what you're doing is from the inside of your house, you're looking at the outside environment. Same thing is what this is. You from the inside of the organization are looking at the environment which is outside. ये जो बाहर की जितनी environment है, it can say कि जी unstable political environment, bad economic conditions, high inflation rate, low level of employment, more competition. अगर ऐसी environment है, that means 1, 2, 3, 4, 5 threats आपको face की. On the other hand, your environment can also tell you कि जी more people, customers want more products in this in the information technology field. People can say maybe new machinery has come which reduces the time that it takes to make a particular product. In these two examples, the market is going to give you an opportunity. So again, be it an opportunity or be it a threat, what environmental analysis is that a company has an inside out perspective. कंपनी के लोग, कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के मैनेजर्स, कंपनीज के CEOs कंपनी के अंदर बैठ के बाहर के एनवायरनमेंट को जज कर रहे होते हैं टू सी के अपॉर्चुनिटीज क्या है एंड टू सी के आपकी थ्रेट्स क्या हैं. On the other hand, the organizational analysis is what this is, whereby you have multiple people looking into your organization. So this is when a passerby goes by और आपकी अगर खिड़की खुली हो and वो अंदर झाँक देखता है कि जी घर के अंदर क्या हो रहा है. This is what an organizational analysis is, whereby people from outside, and they can be your stakeholders as well, they can be your shareholders, they can be your suppliers, they can be your customers, or they can be anybody,
and I hope that you know who a stakeholder is. So organizational analysis is when people outside the organization are looking inside the organization to see what are the strengths and what are the weaknesses of an organization. So an organizational analysis is an outside in perspective. बाहर के लोग ऑर्गेनाइजेशन को स्क्रूटनाइज करके देख रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या अच्छी चीज़ है और क्या बुरी चीज़ है. अच्छा, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बड़े पढ़े लिखे हैं और बड़े नॉलेजेबल हैं, बड़े एक्सपीरियंस हैं, दैट्स अ स्ट्रेंथ. कंपनी के पास लेटेस्ट मशीनरी, वाह, दैट्स अ स्ट्रेंथ. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत सारी स्ट्रॉन्ग है, दैट्स अ स्ट्रेंथ. कंपनी जो है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ जा रही है, वो दैट्स अ स्ट्रेंथ. कंपनी का इंटरनेशनल ऑपरेशंस है, दैट्स अ स्ट्रेंथ. कंपनी के गवर्नमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, दैट्स अ स्ट्रेंथ. ऑन दी अदर हैंड, कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत कंट्रोल्ड पॉलिसीज़ हैं या बहुत ऑटोक्रेटिक पॉलिसीज़ हैं, दैट्स अ वीकनेस. कंपनी जो है वो सेंट्रलाइजेशन पे बिलीव करती है, बहुत मसले मसाइल हैं, दैट्स अ वीकनेस. कंपनी की जो इन्वेंट्री है या रॉ मटेरियल है उसमें वेस्टेज बड़ी है या उसमें स्टीलिंग बहुत ज़्यादा है, गायब हो जाती है, दैट्स अ वीकनेस. कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो है वो जनरली खुश नहीं हैं, दे आर नॉट मोटिवेटेड एंड दे आर नॉट हैप्पी. येस, दे डोंट लीव the company, but they're generally not happy as well. That's also a weakness. So that is what an organizational analysis is. So this particular side you should always remember this, the I slide we can call it, whereby the environmental analysis is that from the inside you look at the environment to figure out the opportunities and the threats, and organizational analysis is that from the outside you look inside the organization to assess and figure out the strengths and the weaknesses of the organization. Next is a pyramid. Now, what does this pyramid says? This pyramid is or will or can tell you about the various planning levels. Now, जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग सिर्फ एक लेवल पर नहीं होती. जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो उधर प्लान कर रहा होता है, फिर उसके नीचे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं. फिर जब आप फैक्ट्री के लेवल पर जाते हैं जहाँ तो पर डेली ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, वहाँ के मैनेजर्स अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर वेरियस डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लानिंग. अच्छा, लेवल्स ऑफ प्लानिंग क्या है? यू हैव द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विच इज राइट एट द टॉप, यू हैव द टैक्टिकल प्लानिंग विच इज राइट इन द मिडल, एंड यू हैव द ऑपरेशनल प्लानिंग विच इज राइट एट द बॉटम, राइट? अच्छा, again, let's just go back a little bit so that I can relate these planning levels or these planning stages with strategy making and goal formulation. Goal formulation कर ली, strategy making कर ली कि हमें strategy कैसे बनानी है. और जब आप strategy बनाएंगे तो ऑब्वियसली आप प्लानिंग कर रहे होंगे कि हमने किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से क्या अचीव करना है, वो आपको ये डिफरेंट प्लानिंग लेवल्स बताएंगे. योर वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ प्लानिंग इज द स्ट्रेटेजिक प्लान विच इज राइट एट द टॉप ऑफ द पिरामिड. अगेन, स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर मेड बाय योर टॉप मोस्ट मैनेजमेंट, सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO या चीफ मार्केटिंग ऑफिसर CMO. Yes, Chief Technical Officer CTO are the ones जो कि strategic plans जो हैं वो बनाते हैं. Now, strategic plans are basically about decisions which relates to resource allocation. हमारी रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगी, कंपनी प्रायोरिटीज एंड स्टेप्स टू मीट स्ट्रेटेजिक गोल्स. फॉर एग्जांपल, इफ द कंपनी नीड्स टू डिसाइड कि जी हमने अगले 5 साल में 5 डिफरेंट कंट्रीज में अपने ऑफिसेस खोलने हैं, दैट इज व्हाट अ स्ट्रेटेजिक प्लान इज. या कंपनी सोचती है कि जी हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करनी है, दैट्स व्हाट अ स्ट्रेटेजिक प्लान इज. सो स्ट्रेटेजिक प्लान विल बी मेड बाय द टॉप मोस्ट मैनेजमेंट एंड इट विल रिलेट टू डिसीजंस रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन. हम रिसोर्सेज को कैसे यूज करें, पाकिस्तान में बिजनेस बंद करके इंडिया में खोल रहे हैं, दैट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन. कंपनी प्रायोरिटीज, वी वांट टू गो इंटरनेशनल, हम बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका में बिजनेस खोलना चाहते हैं, दैट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेटेजिक प्लान. And then हम अपने strategic goals को कैसे achieve करेंगे, that will also be a strategic plan. Again, I told you that it is made by the top management. Now, strategic plan बन गए. जब strategic plans are huge plans, right? For example, a strategic plan is that Big Mac burger. क्या आप उस पूरे Big Mac को अपने मुंह में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, right? So what you do is you start taking small bites of that burger so that you can eat it. Now those small bites are tactical plans. जहाँ पर आपने strategic plan को जब आप
bits and pieces, smaller pieces में divide कर देते हैं, that is what we call as a tactical plan. Now, tactical plan are short range as compared to strategic plans which are long range plans. Tactical plans are made by, or it involves the upper management plus the lower management. Upper management बताती है कि जी हमने ये strategic plan बना दिया और इस strategic plan को achieve करने के लिए हम ये tactical plan बना रहे हैं, और इस tactical plan को बनाने के लिए middle level की involvement आ जाती है, because middle level managers जो हैं वो डिपार्टमेंट या डिवीजन लेवल मैनेजर्स होते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि जी हमने किस तरीके से क्या चीज़ अचीव करनी है. अच्छा, और जो टैक्टिकल प्लान होता है इट रिलेट्स टू स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी स्ट्रेटेजिक प्लान. सो स्ट्रेटेजिक प्लान हो जाएगा कि जी वी नीड टू बी द टॉप कंपनी ऑफ पाकिस्तान. तो टैक्टिकल प्लान हो जाएगा कि जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट को इंडिविजुअली क्या करना है टू अचीव दैट स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ बिकमिंग द टॉप मोस्ट कंपनी इन पाकिस्तान. Next is you need to make your operational plans. Now operational plans are made by middle and lower level management. Again there is a interlapping of middle levels with lower management. Why? Because again middle level managers अपने tactical plans बनाते हैं. अगर middle level की involvement जो है operational plans में नहीं होगी, then what will happen is that there's a possibility that the plans that the lower managers make are not good enough. So जब आप middle level managers को lower level managers के साथ बिठाते हैं, so that सबकी feedback लेकर सबको involve करके आप एक operational plan बनाएं, then the chances are that that particular plan will be more successful as compared to a plan which would have been made by exclusively by the lower level managers. Okay, and operational plans will relate to कि जी monthly, weekly या daily goals आपके क्या हैं या targets क्या हैं, या आप उन weekly, monthly और daily targets को आपकी organization कैसे achieve कर सकती है. So cost cutting करनी है, expenses कम करने हैं, हमने ये advertising campaign launch की है, इसका हमको इतना फ़ायदा होना चाहिए, इसके ज़रिए हमें इतने customers आ जाने चाहिए. All these are examples of your operational plans. Again, before I go to other forms of planning, you need to understand that your strategic plan is right at the top. सबसे ऊपर सबसे पहली चीज़ जो होती है वो strategic plan होता है, जो कि top most managers बनाते हैं. Strategic plan, टक 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 टक, you cut it down into smaller pieces, then that is what a tactical plans are. Tactical plans again उसमें आपकी upper management और middle level managers की involvement होती है, और they would relate to specific divisions or specific departments in a particular business. Finally, you have your functional plans, which are again further smaller sized portion of your tactical plans, जिसमें आपके middle level managers और आपके lower level managers की involvement होती है, और इस involvement के through वो आपके monthly, daily या weekly targets को आप achieve करते हैं और उन पर focus करते हैं और उनको हासिल करने की आप कोशिश करते हैं. इन 3 different plans के अलावा you have 2 other types of plans as well, which are very very important with respect to our economy in our country. Contingency planning and emergency planning. Contingency planning is whereby a business is prepared to deal with changes in the business environment. Now remember, we did business environment and we said economic environment and political legal environment and socio-cultural environment or technological environment. हमने सब environments की बात की. And then we were discussing environments. We also discussed the fact that these environments are in a continuous change of flux. They're continuously changing. हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ क्या होती है. मैं सुबह जाती हूँ, अपना पेट्रोल पंप बहुत आराम से खोलती हूँ, सेल्स शुरू करती हूँ और बैठती हूँ. एकदम से पता चलता है, बंदा भागा भागा आता है कि जी फलानी जगह से जुलूस आ रहा है. सो जल्दी से उठती हूँ, सामने शामियाना लगाती हूँ ताकि मेरे पेट्रोल पंप की में तोड़ फोड़ ना हो या लोग उसको पत्थर ना मारें या चीज़ें मेरी ख़राब ना हो. मैं तो ये प्लान करके नहीं आई थी. मेरी तो ऑपरेशनल प्लान में ये था ही नहीं कि मैंने आज पेट्रोल पंप को बंद करना है या मेरी सेल्स आज रुक जाएंगी. सो यहाँ पर कंटिंजेंसी प्लानिंग आती है. कंटिंजेंसी प्लानिंग बेसिकली इज वेयर बाय योर कंपनी और योर ऑर्गेनाइजेशन इज कीपिंग इन माइंड द वेरियस environmental changes, yeah, keeping in mind the changes that can happen in the business environment, and then it also plans accordingly for it. So contingency is that identify aspects of environment that might entail changes in the strategy. आप environment के ऐसी चीज़ों को identify करते हो, environment के ऐसे characteristics को identify करते हो जिसके होने की वजह से ये possibility हो सकती है कि आपको अपनी strategy change करना पड़े.
right? For example, or a more easier way of understanding contingency planning is its plan B. It's a fallback option. अगर ये ऐसे नहीं होता तो मैं ये कर लूँगा, अगर मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता तो मैं BBA कर लूँगा, right? So your basic plan was to become an engineer. And since you could not get an admission in engineering, your contingency plan was that you will do your BBA. So that was your plan B, or that was your fallback option. हमारे environment या किसी भी environment में contingency planning becomes very very important. For example, if you reside in Islamabad, there's a market called as Appara, और उसमें multiple दुकानें हैं. And then again, Appara is a place जहाँ पर हर political rally भी होती है, या it becomes a convergence point जहाँ पर सारे political activists या political supporters जो हैं वो converge होते हैं. वहाँ एक बड़ा सा rally होती है, speakers speak and लोग आते हैं. जब ये सब कुछ होता है तो आपकी पुलिस की भी contingents आते हैं, उनकी presence भी बहुत ज़्यादा होती है. As a result of which more or less आपकी जो पूरी Appara market है that has to close down. अच्छा, अब अगर ये आप पारा मार्केट के जो शॉपकीपर्स हैं वो कंटिजेंसी प्लानिंग ना करें तो महीने में 2-3 दिन तो उनकी दुकानें बंद रहें. सो व्हाट दे नीड टू डू इज दे नीड टू मेक और हैव कंटिजेंसी प्लानिंग कि जी अगर हमारी इन्वायरमेंट ऐसे चेंज होती है कि जी पॉलिटिकल रैली होती है या हंगामा होता है या पुलिस आती है और हमारी दुकानें बंद होनी पड़े, तो फिर हम ये काम करेंगे कि हम संडेज को अपनी दुकानें खोलेंगे सो दैट एटलीस्ट वी डोंट सफ़र लॉसेस. सो एटलीस्ट हमारी कुछ तो सेल्स होंगे. वीकडेज में प्रॉब्लम है तो हम वीकेंड या छुट्टी के दिन भी अपनी दुकानें खोल सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट कंटिजेंसी प्लानिंग इज. Finally, you have crisis planning or emergency planning, which requires immediate response. For example, आपकी फैक्ट्री है या मेरी फैक्ट्री है, टावल फैक्ट्री, रिमेंबर, आग लग गई. That is what crisis management is, or that is what emergency management is. आग लग गई, मैंने क्या करना है? Immediately action लेना पड़ता है, immediately responsive होना पड़ता है. It requires immediate response. मैंने emergency को कॉल किया ताकि फायर ब्रिगेड आए. साथ ही मेरे ऑफिस में या मेरी फैक्ट्री के प्रेमिसेस में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे थे, मैंने उनको यूज़ किया और फायर को एक्सटिंग्विश किया. That is what we call as a crisis emergency management. या मे बी एक फैक्ट्री वर्कर है, एकदम से बीमार हो गया, he fell down unconscious. What are you supposed to do? इस केस में again आपको immediate action लेना पड़ता है. You need to call the rescue service. You need to maybe start doing CPR ताकि उसको कोई और problems ना हो. Now you can ask me this question कि जी contingency planning और crisis planning में क्या difference है? In case of contingency planning, you're already prepared. You have studied your environment. You have done an analysis of the environmental factors. And you're pretty aware कि जी आपकी environment किस तरीके से change हो सकती है. And based on this हो सकती है कि जी आपके environment में ये changes आ सकते हैं, based on this particular knowledge of yours, you plan कि जी होना तो ऐसा है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मैं ये करूँगा. So contingency planning is you're already aware, or you have an idea of how the environment might change, and then you accordingly have a backup plan as well. In case of crisis or emergency planning, you have no idea. सब लोग सही हैं, everybody is fit, one of them falls down, you didn't plan for it, you didn't know कि वो बंदा गिर जाएगा. So that is what crisis emergency management is. आपको immediately उसी टाइम पर एक्शन लेना पड़ता है, immediately उसी टाइम पर सोचना पड़ता है क्या करूँ, किसको कॉल करूँ, कैसे करूँ, कोई दवाई खिलाऊँ, रेस्क्यू वालों को बुलाऊँ. आग लग गई, you didn't plan for that. राइट हाँ, आग के केस में आपके एग्जिट रूट्स प्लान्ड होंगे कि जी वो कंटिजेंसी प्लानिंग है, लेकिन जब आग लगेगी तो लोगों को एक्चुअली इवैक्यूएट कैसे कराना है, अपनी चीज़ों को कैसे संभालना है, दैट वुड बी इमरजेंसी प्लानिंग और क्राइसिस प्लानिंग. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टॉप राइट हियर and we're going to finish lecture number 11 here. And that does not mean कि हमारा chapter ख़त्म हो गया. We're generally taking 2 lectures per chapter. The rest of the chapter I'll take up in the next lecture, which is going to be lecture number 12. Now, before I go and finish off for today, let's just do a quick recap. Now, what we did in this chapter number 6 of yours is that we basically talked about planning. And we talked about strategy and we talked about goal formulation. But before we talked about this, we said कि जी इस point onwards से हम
जो हम पहले डिस्कशंस कर रहे थे हम वो कर चुके। इस पॉइंट ऑनवर्ड से फेज 2 या पार्ट 2 में हम सिर्फ मैनेजमेंट या मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। जब मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो उसमें हम मैनेजमेंट की बात, प्लानिंग की बात करेंगे, हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे, हम लीडिंग की बात करेंगे और हम कंट्रोलिंग की बात करेंगे। जब हमने प्लानिंग की बात की तो उसमें सबसे पहले हमने कहा कि जी गोल फॉर्मुलेशन क्या होता है, हमने आपके लिए गोल डिफाइन किया, हमने आपके ये बताया आपको कि जी गोल्स किस किस टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। फिर हमने आपको मिशन स्टेटमेंट के बारे में भी बताया, मिशन स्टेटमेंट की एग्जांपल भी हमने आपको दी। फिर हमने ये भी बताया कि गोल्स को क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए, गोल्स को मेजरेबल भी होना चाहिए, गोल्स को अचीवेबल भी होना चाहिए। देन वी ऑल्सो टोल्ड यू कि स्ट्रैटेजी क्या चीज़ होती है, स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्ट्रैटेजी मतलब कि स्ट्रैटेजी होती क्या चीज़ है, क्यों बनानी चाहिए, उसका फ़ायदा क्या है। हाँ, इस पॉइंट एक और एग्जांपल मुझे याद है कि गोल इज मैंने घर बनाना है, that's going to be your goal. Now when the architects actually makes a blueprint on a piece of paper which tells you यहाँ एक कमरा होगा, यहाँ दूसरा कमरा होगा, यहाँ तीसरा कमरा होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ पर लिविंग रूम होगा, यहाँ पर कार पोर्च होगा, that's a blueprint and that is the strategy for making of the house. तो वो strategy बन जाती है। फिर आप लोग ये सोचते हैं कि जी अच्छा सीमेंट कहाँ से आएगा, बजरी कहाँ से आएगी, लेबर कहाँ से आएगा, कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आएगा, फिर आगे आप उस तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। ये ठीक हो गया। सो हमने चैप्टर में स्ट्रैटेजी की बात की, हमने कहा कि स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, किस लिए इंपॉर्टेंट होती है और उसको हम आगे किस तरीके से लेकर चलते हैं। फिर हमने जब हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे तो फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज को भी डिस्कस किया गया कि किस किस्म की स्ट्रैटेजी होती हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कि आपको पहले स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाने होते हैं जो कि आपकी मिशन स्टेटमेंट से डिराइव होते हैं। फिर आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है। जब हम स्वॉट एनालिसिस आपको एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि एनवायरमेंटल एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में क्या फ़र्क है। एनवायरमेंटल एनालिसिस में आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखते हो जो कि एक्सटर्नल टू द कंपनी होती हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हो जो कि इंटरनल टू द कंपनी होती है। जब आप एनवायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस कर लेते हैं तब आप मैचिंग करते हैं। मैचिंग कैसे करते हैं कि जी स्ट्रेंथ्स ये हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं, कंबाइन द टू टुगेदर एंड यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली वीकनेसेस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं और थ्रेट्स को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। एंड फाइनली यू मेक अ स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन ऑल दीज प्रीवियस स्टेप्स। जब आप स्ट्रैटेजी बना लेते हैं फिर हमने आगे जाकर बात की कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग में हमने कहा देयर आर 3 वेरियस लेवल्स ऑफ प्लानिंग, जहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, टैक्टिकल प्लान होता है और ऑपरेशनल प्लान होता है। वी ऑल्सो डिस्कस कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स कौन बनाते हैं और वो किन चीज़ों से रिलेट करते हैं, टैक्टिकल प्लान्स क्या चीज़ होती है, कौन बनाते हैं और किन चीज़ों से वो रिलेट करते हैं, और ऑपरेशनल प्लान्स क्या होते हैं, कौन बनाते हैं और ऑपरेशनल प्लान्स का जो स्कोप है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देन वी सेड कि जी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो सिर्फ ये 3 टाइप की नहीं होती, उसमें आपकी कंटिंजेंसी प्लानिंग भी आती है which is basically whereby you're planning for changes in the business environment, और उसमें आपकी क्राइसिस या इमरजेंसी प्लानिंग भी आती है जहाँ पर अनफोर्सीन इवेंट्स को जो कि अनस्केड्यूल्ड होते हैं या अनप्लान्ड होते हैं वो भी होते हैं और आपको उनको भी मैनेज करना पड़ता है। So that's the end of our lecture today, which is lecture number 11, and we haven't ended chapter number 6 as yet. That we'll do in the next lecture. So when we meet next time, I hope that you have at least read chapter number 6 of your books. So till next time, Allah Hafiz.